अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो के अंदर हम ओवरऑल साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को डिस्कस किया। सो इसी तरीके से आज हम साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शन और सेल में इसका जो रोल है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि साइटोप्लाज्म जो है ये एक एक्वस सब्सटेंस है। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या कोई भी प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, किसी भी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये एक एक्वस सब्सटेंस होता है। और ये रीजन कौन सा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी स्पेस है, जितना रीजन है, जितना भी सब्सटेंस एक्वस सब्सटेंस है, जिसके अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनल्स, स्पेशली मेनली सेल ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो सारा रीजन हमारे पास साइटोप्लाज्म कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एनिमल सेल यहाँ पे ड्रा किया गया है आपके सामने। ये इस सेल की न्यूक्लियस है। इस सेल की न्यूक्लियस जो है यहाँ से लेकर न्यूक्लियस से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो रीजन है, ये जितना डिस्टेंस है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये इस एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उस सेल के अंदर ये एक एक्वस सब्सटेंस होता है, यानी इसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और उस वाटर के अंदर एक्वस जो सोल्यूशन है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो हैं, डिफरेंट जो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स हैं, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो उस एक्वस सब्सटेंस जो है उसके अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। सो इस रीजन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म जो है, ये सबसे पहली बात है कि ये एक एक्वस सब्सटेंस है। और दूसरी बात ये है कि इस एक्वस सब्सटेंस के अंदर जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स हैं वो इस ये जो जितना रीजन है न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जितना रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म जो है, पहली बात ये कि एक एक्वस सब्सटेंस होता है और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स हैं उन पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितना फासला है यहाँ से लेकर, यानी न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक, ये जितना भी फासला है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आता है और यहाँ पे गोल्जी बॉडीज और न्यूक्लियस के साथ साथ जो अटैच होते हैं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है गोल्जी अपरेटस मौजूद होता है। इसके अंदर वैक्यूल होता है, इसके अंदर साइटोस्केलेटन होते हैं जो कि सेल की स्ट्रक्चर को यानी उसकी शेप को मेंटेन रख लेते हैं। बिल्कुल, ये जितने भी सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब इन सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ जो है स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी स्टोरेज प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एटीपी वगैरह जो कि सेल को रिक्वायर होता है, मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हुई होती है। तो वो स्टोरेज प्रोडक्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसके साथ साथ जो है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जिनको रिमूव कर दिया जाता है। जितने बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं वो सेल के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं उनको सेल से रिमूव करना होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होती हैं। अब साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म से लेकर ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर सेल वॉल तक जितना रीजन है इसको हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का हमने नाम दिया। सो एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सीक्यूज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो चीज़ों का मजमुआ है। प्रोटोप्लाज्म एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर सेल वॉल तक जितना रीजन है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना रीजन है सेल वॉल तक इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि सेल वॉल के अंदर जितना रीजन है जिसके अंदर क्रोमेटिन मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स, बाद में जो है वो क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स जो बनाते हैं, वो जिसके अंदर जिस रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, यानी सेल वॉल के अंदर जितना भी रीजन है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
सो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू ये होता है प्रोटोप्लाज्म। सो जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन प्लांट सेल हो या के एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर हम साइटोप्लाज्म के साथ साथ अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को भी वाला रीजन जो है उसको भी अगर हम मिला दें तो इसको कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से हमें इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं और इसके मुख्तलिफ जो है वो इसके जो कंपोनेंट्स हैं या किन चीज़ों पे ये कंसिस्ट होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये एक लिक्विड मैट्रिक्स, इसको साइटोसोल कहा जाता है। साइटोसोल क्या होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है। सेल वॉल से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी रीजन है जो आपको यहाँ पे नज़र आता है, सेल वॉल से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये लिक्विड मैट्रिक्स है, इसी को साइटोसोल कहा जाता है। यानी सलूबल पार्ट्स जो है उसको साइटोसोल कहा जाता है, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स और मुख्तलिफ आइंस जो है वो सलूबल होते हैं। सो इसको तो पहली पार्ट जो है साइटोप्लाज्म की, इसको हम कहते हैं साइटोसोल, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ आइंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सलूबल होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनल्स पर मुश्तमिल होता है। ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, बहुत सारे, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो एग्जैक्टली वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। उन ऑर्गेनल्स में हमारे पास आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। जब सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है तो वो एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है रेस्पायरेशन के थ्रू, जिसको प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। इसी को हम रेस्पायरेशन कौन सी, सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसको हम एग्जैक्टली जो इसका नाम है सेलुलर रेस्पायरेशन, तो वो जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको मार्क किया हुआ है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियस के साथ साथ मौजूद होती है। और इसके साथ साथ राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कौन से होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ ही जो अटैच होते हैं इनको एंडोप्लाज्मिक हम कहते हैं राइबोसोम्स। इनका काम जो है जो कि प्रोटीन बनाना इनका फंक्शन होता है मेन। सो इसके साथ साथ गोल्जी बॉडीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गोल्जी बॉडीज़, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये मुख्तलिफ जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको जो एंजाइम्स बनते हैं उनको पैक कर लेता है और उसको सेल से बाहर जो है उनको जो है वो भेज देता है उन रीजन के अंदर जहाँ पे वो रिक्वायर्ड है। सो पैकिंग इसका काम होता है। इसके बाद ये इसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये साइटोस्केलेटन, इनका फंक्शन ये होता है कि जिस तरह इंसान की बॉडी के अंदर जैसे बोन जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं इंसान की बॉडी को मेंटेन रखने में, बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पे जो है जो साइटोस्केलेटन है ये सेल की शेप को मेंटेन रख लेते हैं। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर लाइसोसोम्स इसके अंदर होते हैं, माइक्रो बॉडीज़ होती हैं और वैक्यूल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है सेल के अंदर मौजूद होती हैं और इनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मज़ीद वाटर इसके अंदर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि अगर वाटर मौजूद है तो ये जाहिर सी बात है ये सॉल्यूशन बनाएगा। तो जो सॉल्यूशन बनाता है ये दो तरह के सॉल्यूशन बनाता है जिनको हम नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आइंस जो है वो सॉल्यूबल हों, स्मॉल आइंस और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक होमोजीनियस, एक होमोजेनाइज हो जाए, बिल्कुल उसके अंदर जो है जैसे हम शुगर को पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जो सॉल्यूबल पार्ट जो है जो साइटोप्लाज्म की है उसको हम वो जो सॉल्यूशन बनाएगा उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। सो वो जो है यहाँ पे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर उस तरीके से सॉल्यूबल नहीं होते जिस तरीके से आइंस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूबल हो सकते हैं। सो इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। आगे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी आगे मज़ीद जो है इसको भी हम जो कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट है ये दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं सोल, दूसरा जेल। ये किस बेस पे इनको कहते हैं कि जो सोल वाला रीजन जो होता है ये क्या होता है, नॉन विस्कस होता है, जबकि जेल वाला पार्ट जो है ये विस्कस होता है। सोल वाला पार्ट जो है ये नॉन विस्कस होता है, यानी ये गाढ़ा नहीं होता। जो जेल वाला पार्ट है ये
विस्कस होता है। अब इसका क्या मतलब है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये जो साइटोप्लाज्म हमने बात की है, न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन है, इसमें जो पेरिफेरल पार्ट है ना, इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये जो पेरिफेरल पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं जेल। ये थोड़ा सेल का ये बाहर वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जबकि इसके जो सेंट्रल पार्ट है, जो न्यूक्लियस के करीब करीब जो है, इस रीजन को हम कहते हैं ये सोल है। ये सोल है और ये जेल है। इसका अपना फंक्शन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका। तो वो ये है कि इस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो जो हमने कहा कि 90% वाटर होता है, वो सोल्यूशन बनाता है। ये सोल्यूशन क्या होता है कि मूव कर लेता है। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अब होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, इनका फंक्शन पैकिंग करना, वेसिकल बनाना और उनको जो है सेल से बाहर भेज देना है। सो अब ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं और इन गोल्जी बॉडीज़ ने यहाँ आके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। सो इस पोजीशन पे आने के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म जो है ये ऐसा जो वाटर है वो मूव करता है। ये मूव करता है तो उसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे अपना जो है फंक्शन जो है वो आगे परफॉर्म करेगा। तो वो वेसिकल बनाएगा और उनको सेल से बाहर जो है उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये मज़ीद इसके आगे बड़ी इंपॉर्टेंस है ये अमेबा के अंदर जो अमेबॉइड मोशन है उसके अंदर ही भी जो है इसकी इम्पॉर्टेंट रोल है कि साइक्लोसिस जो उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो अमेबा है उसकी मोशन जो है एक जगह से दूसरी जगह उसकी जो लोकोमोशन है वो पॉसिबल हो जाती है। सो ये हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म किस तरह का होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो हमने देखा साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर के बारे में, या आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सो अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में, या आप इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ये सेल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर साइटोप्लाज्म है तो फिर सेल है, सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म होता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो फिर कोई ऑर्गेनल भी अपना फंक्शन जो है ना ऑर्गेनल है ना उसकी कोई फंक्शन है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है ये जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स हैं उन तमाम के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि जिसकी पीएच एक उस ऑर्गेनल के हिसाब से एक ख़ास उसकी पीएच होती है, और जो है वो उसमें वाटर होता है, वो लिक्विड होता है, और बहुत सारी और उसके अंदर सारे एंजाइम्स, रिक्वायर्ड एंजाइम्स जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो वो तमाम ऑर्गेनल्स जो अपना फंक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म करते हैं, उनके लिए उनको अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड उसके लिए इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है वो साइटोप्लाज्म जो है प्रोवाइड करता है। जैसा कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस है, साइट फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये क्या है, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और लाइसिस कहते हैं ब्रेकडाउन को, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से जब सेल को एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो फिर क्या करता है, जो ग्लूकोज उसकी ब्रेकडाउन होती है उससे एटीपी बनता है, एनर्जी जो है वो सेल को प्रोवाइड की जाती है। सो ये इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर इस ग्लाइकोलिसिस के फंक्शन को जो है आगे प्रोसीड होने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड एंजाइम्स होते हैं और उसके लिए जो कुछ भी मीडियम उसके लिए चाहिए होता है वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। सो इसके बाद जो है सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी उन जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनके लिए एक जो है उनके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जो है ऑर्गेनल्स कौन से हो सकते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सबको आप उनके नाम से आप वाकिफ़ हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, इसमें जो है माइक्रो बॉडीज़ होती हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, साइटोस्केलेटन, वैक्यूल, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है एनाबॉलिज्म के लिए ये जो है साइट प्रोवाइड करता है।
कि जो है छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको मिला दिया जाता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बनाया जाता है। इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ब्रेक डाउन होती है, छोटे बना दिए जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स को जो है उनको दोबारा अटैच करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। जैसे अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स कहाँ पे वो प्रोटीन बनाया जाता है, ये राइबोसोम्स जो है इनके अंदर, जाहिर बात ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। जब प्रोटीन बनानी होती है तो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जो है उनको लिया जाता है और उनको जो है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू उनको मिलाया जाता है और यूँ एक लंबी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है और प्रोटीन बना दी जाती है। इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। सो ये मेटाबॉलिज्म की एक टाइप है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है इसमें क्या किया जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, ये जिस तरह यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। और दूसरा कैटाबॉलिज्म जिसमें लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनकी ब्रेक डाउन होती है और छोटे मॉलिक्यूल बना दिए जाते हैं उनके, और एनर्जी सेल को प्रोवाइड की जाती है, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात की। इसके बाद जो है साइटोस्केलेटन जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो सेल की स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन रखना है, सेल की जो शेप है उसको मेंटेन रखना है। जैसे आप बिल्डिंग में जिस तरह पिलर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो है, इसी तरीके से जो उसके सेल की जो ढांचा है, जो सेल का ढांचा है, स्केलेटन है, उसको मेंटेन रखने में जो है सेल्स जो साइटोस्केलेटन है ये अपना जो मेन रोल प्ले करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीन तरह के होते हैं। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये एक्टिन से मिलकर बनता है। सो ये चीज़ें जो है जितने भी ये फिलामेंट्स हैं ये साइटोस्केलेटन कहलाते हैं और ये सेल की शेप को मेंटेन रख लेते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने साइटोप्लाज्म के इसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को हमने डिस्कस किया और इसके कंपोनेंट्स हमने देखे, साइटोप्लाज्म होती क्या है, कौन से ऑर्गेनल्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शन है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।